चलिए आज हम देखेंगे मॉडल नंबर 2 वायर जॉइंट सोल्डरिंग एंड अंडरग्राउंड केबल्स। इससे पहले हम 2 पार्ट देख चुके हैं मॉडल नंबर 1 का, और ये हमारा तीसरा पार्ट है। इसके अंदर हम कवर करेंगे एनसीवीटी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी इंपॉर्टेंट न्यू क्वेश्चन। तो अभी जो 2024 में एनसीवीटी द्वारा जो अपडेट किए गए हैं उस क्वेश्चन को हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। ये जो हमारे क्वेश्चन है ये टारगेट किए गए हैं आईटीआई के फर्स्ट ईयर एग्जाम के लिए और अप्रेंटिसशिप के लिए जो आईटीआई के बाद होती है, और CITS मतलब क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम के लिए। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग एल्यूमिनियम कंडक्टर। देखिए एल्यूमिनियम कंडक्टर को सोल्डरिंग करते समय बहुत सी परेशानी होती है। क्यों होती है? क्योंकि एल्यूमिनियम कंडक्टर के ऊपर एक जब हम सोल्डरिंग करते हैं तो इसके ऊपर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, तो जिसकी वजह से वो मजबूत जॉइंट बनने में दिक्कत देती है। उसके लिए हमको जो फ्लक्स यूज़ करना है वो एल्यूमिनियम की सोल्डरिंग करते समय कारगर साबित हो वो यूज़ करना है। तो इसके लिए हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है केरल लाइट, ये फ्लक्स हम एल्यूमिनियम सोल्डरिंग करते समय करते हैं। अब इसके अंदर जो बाकी के जो ऑप्शन है जैसे टैलो तो एक चर्बी होती है, बीफ की चर्बी होती है, तो उसका इस्तेमाल तो हम नहीं करते हैं। उसके बाद सेल अमोनिया रोजिन, ये भी जो है हमारी सोल्डरिंग गन की टिप के ऊपर से कार्बन हटाने का काम करता है, इसलिए ये भी आंसर इसका नहीं होगा। और जिंक क्लोराइड भी इसका आंसर नहीं है। तो एनसीवीटी के अंदर इसका जो आंसर बताया गया है वो है ऑप्शन नंबर बी केरल लाइट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द साइज ऑफ न्यूट्रल कंडक्टर कंपेयर्ड टू फेज कंडक्टर इन अंडरग्राउंड केबल। तो इसके अंदर ये पूछा गया है कि जो न्यूट्रल कंडक्टर होता है उसकी साइज क्या होती है फेज कंडक्टर के मुकाबले में। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है कि जो न्यूट्रल कंडक्टर होता है वो फेज कंडक्टर के आधा होता है ना। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं सेम साइज ऑफ फेज कंडक्टर, ये ऑप्शन भी इसका नहीं है, 1/4 ये भी नहीं है, 1/3 ये भी नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो है हाफ साइज ऑफ फेज कंडक्टर। तो देखिए इसको हम जानते हैं कि क्यों ऐसा होता है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि न्यूट्रल कंडक्टर का काम क्या होता है। तो न्यूट्रल कंडक्टर क्या करता है कि जो फेज करंट जो आ रहा है उसको रिवर्स पाथ प्रदान करता है, यानी कि जो भी हम उपकरण यूज करेंगे उसमें से जो करंट गुजरेगा वो रिटर्न जाएगा। तो ये काम न्यूट्रल करता है। लेकिन अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अंडरग्राउंड केबल। तो इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर एक फिगर ली है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इस तरीके से 3 फेज के अंदर 2 कनेक्शन होते हैं, एक डेल्टा और एक स्टार कनेक्शन। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो होती है डेल्टा में, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो होती है हमारी स्टार कनेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए ये जो स्टार पॉइंट बनता है यहाँ से हम लेते हैं न्यूट्रल, जो हमारा रिवर्स करंट प्रदान करता है। तो यहाँ पर एक वेवफॉर्म बताई गई है तीनों फेज की। यहाँ पर ये आर फेज है, ये बी है और ये वाई फेज है। तो यहाँ पर देखिए जब बी फेज अपने अधिकतम करंट पर है तब यहाँ पर आर फेज और वाई फेज दोनों निगेटिव के अंदर है, बरोबर। तो मानो यहाँ पर अगर बी फेज 10 एम्पियर दे रहा है तो उस टाइम पे जो आर फेज है वो है -5 पर, और वाई फेज भी जो है वो भी है -5 पर, बरोबर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जो 10 एम्पियर आ रहे हैं वो आर फेज में -5 एम्पियर चले जा रहे हैं और वाई फेज में -5 एम्पियर करंट चला जा रहा है। तो इस तरीके से जो 10 एम्पियर आ रहा है वो 5 एम्पियर वाई फेज में और 5 एम्पियर आर फेज के जरिए जा रहा है। न्यूट्रल से किसी भी तरीके से करंट जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है ना। तो इसलिए न्यूट्रल की जो साइज है उसको हम छोटी रखते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इम्बैलेंस लोड भी होता है। जैसे यहाँ पर हमने मोटर कनेक्ट की है तो मोटर का जो लोड रहेगा वो बैलेंस रहेगा। लेकिन अगर हम वही 3 फेज अगर 3 घरों में देते हैं तो क्या होगा, किसी घर में ज़्यादा इस्तेमाल होगी बिजली, किसी घर में कम होगी। तो यहाँ पर उसका भी एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो हमारा आर फेज है ये अगर 10 एम्पियर होगा इम्बैलेंस लोड के अंदर, तब यहाँ पर जो हमारा वाई फेज है वो समझो -2 एम्पियर पे है, बरोबर। और जो हमारा बी फेज है वो होगा तकरीबन -5 एम्पियर पे, है ना। मतलब क्या हो रहा है कि जो 10 एम्पियर इधर से आ रहे हैं वो वाई फेज में से जाएंगे 2 एम्पियर और बी फेज में से जाएंगे 5 एम्पियर। बचा कितना? 10 में से 7 माइनस करेंगे तो बचेगा 3। तो ये 3 एम्पियर किधर से जाएगा? ये जाएगा
न्यूट्रल में से, बरोबर। तो जो फेज है उसमें से 10 एम्पियर जा रहा है तो उसकी साइज हमने फुल रखी, और जो न्यूट्रल वायर उसमें से कम करंट जा रहा है उसकी साइज हमने हाफ रखी, है ना। तो एक कंडीशन ये है कि जब इम्बैलेंस लोड होगा न्यूट्रल वायर में से तभी करंट पास होगा, इसलिए न्यूट्रल की जो साइज है वो छोटी रखी जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, हाफ साइज ऑफ फेज कंडक्टर, ये ऑप्शन हमको चूज करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सर्विंग लेयर इन अंडरग्राउंड केबल। अभी अंडरग्राउंड केबल के जो क्वेश्चन ये बार बार आने वाले हैं, तो इसके लिए हमको ये इसका क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। ये बार बार हम इस क्रम को दोहराएंगे तो जब तक ये वीडियो खत्म होगा तब तक आपको ये पूरे लेयर याद हो जाएंगे। तो जिसमें देखो सबसे पहले आता है कंडक्टर, उसके बाद आता है पेपर इंसुलेशन, उसके बाद लीड शीट, बेडिंग, आर्मरिंग, और फिर एक आता है सर्विंग। ये जो सर्विंग है सबसे लास्ट में आता है। तो यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया है, सर्विंग लेयर का पर्पस क्या है। तो सर्विंग लेयर का पर्पस ये है, वो किसके बाद है, आर्मरिंग के बाद है ना। तो उसका पर्पस ये है कि प्रोटेक्ट आर्मरिंग फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, मतलब बाहर के वातावरणों से, वायुमंडलों से ये आर्मरिंग को सुरक्षा प्रदान करती है या फिर उसको बचाती है। तो हमारा आंसर रहेगा डी। आर्मरिंग जो होती है वो लोहे की होती है, तो बाहर के वातावरण से वो उसको शरण, कोरोजन, जंग वगैरह भी लग सकता है, तो उसको बचाने के लिए जो हमारी सर्विंग है वो काम करती है। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फॉल्ट ऑफ अंडरग्राउंड केबल आइडेंटिफाइड इन द सर्किट। अभी यहाँ पर आपको एक सर्किट दिखाया गया है और मेरा ये मानना है कि अगर आप सर्किट देखते हैं तो उसके जो 2 मार्क आपके फिक्स हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में बताया गया है कि किस प्रकार का दोष ज्ञात किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा कनेक्शन किया गया है। व्हीटस्टोन ब्रिज का हम कनेक्शन किस लिए करते हैं, रेजिस्टेंस नापने के लिए करते हैं। तो इसके अंदर क्या किया जाता है कि जहां पर भी कंडक्टर शॉर्ट है उस कंडक्टर तक ये रेजिस्टेंस को नापते हैं, और जितना रेजिस्टेंस आया उसके हिसाब से वो पता लगाते हैं कि कितनी डिस्टेंस के ऊपर ये फॉल्ट हुआ होगा, फिर वहां पर वो खुदाई करके उस फॉल्ट को ठीक करते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा ये रेजिस्टेंस नाप रहे हैं और पता करेंगे कि कहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ है। तो जो हमारा आंसर रहेगा बी, वो इसके लिए बिल्कुल भी सही है। इस तरीके से लूप बनाते हैं। अभी इसका एक और क्वेश्चन आगे आएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस। इंसुलेशन रेजिस्टेंस की यूनिट पूछा गया है। तो इंसुलेशन जो हम नापते हैं वो बहुत ही हाई रेंज में होती है ना। आपने देखा होगा किसी कंडक्टर के ऊपर जो इंसुलेशन होता है पीवीसी का, तो इन दोनों के बीच का जो रेजिस्टेंस नापा जाता है उसको बोलते हैं इंसुलेशन, और ये बहुत ही ज्यादा वैल्यू में होता है, मतलब ज्यादा बड़ी मात्रा में होता है। तो वो हमारा आंसर है मेगा ओम। इनमें सब में बड़ा कौन सा है, मेगा ओम, है ना। ओम क्वांटिटी छोटी है, किलो ओम भी इसके मुकाबले में छोटी है, और मिली ओम तो इससे भी कम है, मतलब 1 ओम का 1000वां हिस्सा। तो ये तीनों ऑप्शन इसके कट हो जाते हैं। अगर हम देखें इंसुलेशन जिससे इंसुलेशन नापा जाता है तो उसके ऊपर भी इस तरीके से मेगा ओम का निशान दिखाया गया है, मतलब हम इसके जरिए जो भी रेजिस्टेंस नापते हैं वो मेगा ओम में होता है। चलिए अब अगला हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी एकदम आसान है और एग्जाम में अगर आपको दिखे तो 2 मार्क आपके फिक्स हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नेम ऑफ द सोल्डरिंग मेथड, मतलब ये सोल्डरिंग का मेथड का नाम क्या है। तो इस तरीके से ये सोल्डरिंग गन दिखाई गई है। तो यहाँ पर इसके एक नॉब होता है, ये आपको दिखेगा ये नॉब। तो इस नॉब के द्वारा हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, टेम्परेचर कंट्रोलेड सोल्डरिंग, इसको आपको चूज करना है। बाकी के जो ऊपर के तीनों रहेंगे, डीप सोल्डरिंग वो भी गलत है, सोल्डरिंग ब्लो लैम्प वो भी गलत है, और सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग गन ये भी गलत है। ये 2 में आप कंफ्यूज होंगे ज्यादातर। तो कंट्रोलेड सोल्डरिंग, इसके लिए आपको ये नॉब के ऊपर ध्यान देना है। फिगर थोड़ी अच्छी नहीं है लेकिन आपको इस तरीके से प्रतीत करना है कि यहाँ पर एक नॉब है जिसके द्वारा हम टेम्परेचर को कम ज्यादा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द करंट रेटिंग फैक्टर फॉर क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन ऑफ केबल। अब ये प्रोटेक्शन के 2 प्रकार है अलग अलग, एक होता है क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन और दूसरा होता है फोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन केबल। तो यहाँ पर जो हमारा क्लोज एक्सेस केबल है, ये जो रेटिंग होती है उसके बिल्कुल क्लोज होता है, उससे अतिरिक्त मात्रा में अगर करंट प्रवाहित होता है तो ये 4 घंटे के अंदर ट्रिप हो जाता है। और फोर्स एक्सेस में ये क्या होता है कि 4 घंटे के बाद ट्रिप होता है अगर 1.5 गुना करंट
उसके अंदर से प्रोवाइड की जाए तो यहाँ पर जो इसका करंट रेटिंग फैक्टर है वो है 1.23। जैसे अगर कोई 16 एम्पियर की केबल है तो 16 एम्पियर को हमको 1.23 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमको यहाँ पर ये रेंज इसकी लगभग 20 एम्पियर के आसपास मिलेंगी। तो हमको समझ सकते हैं कि ये इसका क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन केबल दिया गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XLPE केबल। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें देखिए इसका जो सही आंसर है वो है सी, क्रॉस लिंकेड पॉलीइथिलीन, मतलब क्रॉस जुड़ा हुआ। लिंकेड का मतलब क्या है, जुड़ा हुआ। अब ये एक्सेस लाइन फेज अर्थिंग, एक्सेस लेंथ पेपर एंड इबोनाइट, ये आपको गुमराह करने के लिए बनाए गए हैं। और ये दोनों तो बिल्कुल ही मिलते जुलते हैं, इसमें फर्क सिर्फ किसका है, लिंकेड, जुड़ा हुआ, जुड़ा और जुड़ा हुआ। तो इसके जो अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है एटम का वो क्रॉस जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसका नाम होता है क्रॉस लिंकेड पॉलीइथिलीन। तो ये जब भी क्वेश्चन आपको दिखे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दो को तो कट करना है, इस दो के बीच में आपकी कंफ्यूजन रहेंगी। तो ये जुड़ा हुआ ये वर्ड आपको याद रखना है, जिससे आप सही आंसर को चूज कर पाएंगे। चलिए अब अगला है क्वेश्चन हमारा 9, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन मोल्टेन सोल्डर ड्यू टू रिपीटेड मेल्टिंग। मतलब पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से उसके ऊपर क्या इफेक्ट गिरता है। तो यहाँ पर देखिए स्लग बनने से रोक देता है, मतलब गठन बनने से रोकता है, ये कट है। अनइवन फ्लोइंग इन जॉइंट्स, मतलब जोड़ों पर असमान बहाव जो फैलता है, तो वो भी नहीं है। अभी इसके अंदर हमको जो सोल्डर मटेरियल होता है वो किससे मिलके बनता है, टीन और लीड से मिलके बनता है, बरोबर। तो टीन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 232 डिग्री सेल्सियस, और लीड का जो होता है वो होता है 327.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये इसको ज़्यादा टेम्परेचर लेना पड़ता है, इसको कम टेम्परेचर लेना पड़ता है। तो जब हम बार बार इसको गर्म करेंगे तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसके ऊपर गिरेगा, टीन के ऊपर गिरेगा, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। तो ये जो टीन होता है, ये टीन क्या होता है, ज़्यादा जलने के बाद कम हो जाता है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए, टीन कंटेन रिड्यूसेड। आपने देखा होगा, आप अगर घर में चाय भी बार बार गर्म करो तो क्या होता है, कम हो जाती है ना, क्योंकि उसकी टेम्परेचर सहन करने की क्षमता कम रहती। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इज द यूनिट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस के विरुद्ध में क्या है। अब ये भी बहुत ही आसान सवाल है और 2 मार्क आपके यहाँ पर एकदम आसानी से पक्के हो जाएंगे। आइडिया फर्स्ट ईयर CBT एग्जाम 2024 का अगर उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने मिलता है तो 2 मार्क आपके फिक्स है यहाँ पर। तो रेजिस्टेंस के विरुद्ध क्या होता है, रेजिस्टेंस के विरुद्ध होता है कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के बहाव को विरोध करता है। तो कंडक्टेंस क्या करता है, करंट को बहने में सुगमता प्रदान करता है, आसानी प्रदान करता है, बरोबर। और रेजिस्टेंस को हम किस में नापते हैं, ओहम में नापते हैं। तो बिल्कुल ओहम का ही उल्टा है। देखो लास्ट में क्या है, एम, ये इसके स्टार्टिंग में, उसके बाद एच, तो यहाँ पर ये एच, फर्स्ट में क्या है ओ, तो इसके लास्ट में ओ। तो मो जो है वो रेजिस्टेंस के जो उल्टे अनुपात में आता है उसकी इकाई, मतलब ये कंडक्टेंस की इकाई क्या है, मो है। यहाँ पर जो ओम का निशान होता है कॉलर वाला, उसको भी उल्टा करके बनाया जाता है, बरोबर। तो सीधा हमको क्या करना है, रेजिस्टेंस का ओम का हमको पता होगा तो उसको ही उल्टा कर लो, MHO। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा ए, बाकी की ये दोनों गलत ऑप्शन, बरोबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, विच इज द सेमीकंडक्टर मटेरियल। इन चारों में से अर्धचालक पदार्थ कौन सा है। मतलब सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसमें से करंट पास भी होता है और करंट अपोज भी होता है, उसको बोलते हैं हम सेमीकंडक्टर। और जिसमें से करंट पास हो गया वो कंडक्टर, और जिसमें से नहीं होता है वो इंसुलेटर। तो हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर की। तो इसमें से हमने देखा है कि यूरेका और मैग्नीज, ये दोनों रेजिस्टेंस बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो ये दोनों तो बिल्कुल ही कंडक्टर है, तो ये दोनों यहाँ पर कट हो जाएंगे। उसके बाद ऑप्शन बी, इबोनाइट। इबोनाइट जो है ये एक हार्ड रबर का प्रकार है, तो ये इस तरीके से इसमें से तो करंट पास होगा ही नहीं, तो ये इंसुलेटर की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब हमारे पास बचता है जर्मेनियम। तो जर्मेनियम जो पदार्थ है वो सेमीकंडक्टर है, भरपूर मात्रा में यूज होता है जर्मेनियम और सिलिकॉन, यही दो सेमीकंडक्टर ज्यादातर यूज होते हैं।
तो सिलिकॉन तो इसके अंदर है नहीं, तो हम जर्मेनियम के साथ जाएंगे। व्हाट इज द यूनिट फॉर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहां पर देखिए इसी तरीके से सेम क्वेश्चन आएगा, लेकिन उसमें ऑप्शन भी थोड़े मिलते जुलते लगेंगे। लेकिन इसके अंदर ये याद रखना आपको कि इसके अंदर यूनिट पूछा है और उसके अंदर वो पूछेगा फॉर्मूला। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो यूनिट है वो है कूलोम। यहाँ पर हमने पता किया मोह तो कंडक्टेंस का यूनिट है, बरोबर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और वोल्ट पर सेकंड और एम्पियर पर सेकंड ये दोनों आपको गुमराह करने के लिए रखे गए हैं। हाँ, कूलोम का एक फॉर्मूला जरूर है, एम्पियर गुना टाइम या फिर सेकंड आएगा, है ना, डिवाइड में नहीं आएगा, बरोबर। तो यहाँ पर हमको जो आंसर बी है वो बिल्कुल भी सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्रिम्पिंग। तो हमने क्रिम्पिंग प्लायर तो देखा है, या फिर इसको हम क्रिम्पिंग टूल भी कहते हैं। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इस तरीके से लक्स होता है उसको कंडक्टर के अंदर फिक्स कर देते हैं जोड़ मजबूती से। तो उसका बेनिफिट क्या है, यहाँ पर हमको एडवांटेज पूछा गया है, तो बेनिफिट क्या है कि वो फिक्स हो जाता, लूज कॉन्टेक्ट का वहां पर खतरा नहीं रहता। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल भी सही रहेगा, अवॉइड लूज कनेक्शन। फिर इसके जो जॉ होते हैं जबड़े के वजह से वो केबल और ये लक्स फिक्स हो जाता है, और फिक्स होने के बाद इसको नट बोल्ट से अच्छे से कस कर देते हैं, जिसकी वजह से जितने भी लूज कनेक्शन है वो सब अवॉइड किए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द माइक्रोमीटर। मतलब यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाया गया है और पूछा गया है कि इस चित्र के ऊपर दिखाई गई रीडिंग क्या है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ये इस स्केल के ऊपर बिल्कुल ही क्लियर रीडिंग दिखाई गई है। ये 0.5 है, ये 1 है, ये 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 और 4.5 है, बरोबर। और इस स्पिंडल के ऊपर कितना है, 5 है। तो ये तकरीबन तो यहाँ पर ये 4.5 और उसके बाद ये हमको जो स्पिंडल की जो 5 है ये भी पॉइंट में होती है, इसको भी हमको ऐड करना पड़ेगा। तो कितना आएगा, 4.55 mm। बहुत। चलिए अब अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ बेडिंग इंसुलेशन ऑफ अंडरग्राउंड केबल। भूमिगत केबल में बेडिंग का उद्देश्य क्या है। तो देखिए फिर से वही क्वेश्चन आया है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से वही क्रम दोहराएंगे। पहला क्या है, कंडक्टर, फिर पेपर इंसुलेशन, लीड शीट, बेडिंग, आर्मरिंग और फिर सर्विंग, बरोबर। तो किसके बारे में पूछा गया है, बेडिंग के बारे में पूछा गया है। और बेडिंग जो होती है वो लीड शीट और आर्मरिंग के बीच में होती है, बरोबर। तो ये बेडिंग जो है ये आर्मरिंग से लीड शीट को प्रोटेक्ट करती है। किसको प्रोटेक्ट करती है, लीड शीट को प्रोटेक्ट करती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अभी ऑप्शन में, प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, तो ये भी गलत है। ये काम किसका होता है, ये काम होता है आर्मरिंग का। प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मॉइस्चर एंड गैसेज, ये भी जो है हमारा सर्विंग काम कर लेती है। उसके बाद प्रोटेक्ट आर्मरिंग फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ये भी सर्वरिंग का काम है हमारा, जो सबसे लास्ट की जो लेयर होती है। उसके बाद कौन सा बचता है, प्रोटेक्ट द मेटेलिक शीथ अगेंस्ट कोरोजन। तो हमारा जो डी आंसर है वो बिल्कुल भी सही है। हमको बस ये क्रम याद रखना है कि ये बेडिंग जो है वो किसके बीच में है, आर्मरिंग और लीड शीट के बीच में है। इसको हम बोलते हैं मेटेलिक शीट, भी इसको हम बोल सकते हैं। तो ये इसके द्वारा उसको जंग वगैरह शरण ना लग जाए, इससे प्रोटेक्ट करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल भी राइट आंसर। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द करंट कैपेसिटी ऑफ द 16 एम्पियर केबल इफ इट इज प्रोटेक्टेड बाय फोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर जो केबल है उसको जो किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है, जैसे एमसीबी, HRC फ्यूज, कार्ट्रिज फ्यूज, रिवायरेबल फ्यूज और सर्किट ब्रेकर वगैरह, जिससे प्रोटेक्शन उसको दिया जाता है। तो उसकी क्षमता पूछा गया है। लेकिन यहाँ पर इससे पहले हमने देखा था क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन, इसके अंदर क्या है, फोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन, दोनों में फर्क है। तो फोर्स एक्सेस रेट की जो करंट रेटिंग फैक्टर होता है वो होता है 0.81। तो यहाँ पर हमको किसकी कैपेसिटी पता करनी है, 16 एम्पियर की। तो हम 16 एम्पियर को क्या करेंगे, सीधा ही गुना करेंगे 0.81 से। तो ये तकरीबन आएगा 13 एम्पियर के आसपास।
करीब करीब। तो इसका जो आंसर है बी बिल्कुल भी सही है। चलिए अगला भी बहुत ही आसान सवाल है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्ट्रैंडेड कंडक्टर ओवर सॉलिड कंडक्टर। देखिए यहाँ पर दो केबल बताए गए हैं, जिसके अंदर केवल एक ही वायर होता है वो हम उसको बोलते हैं सॉलिड कंडक्टर, और जिसके अंदर बारीक बारीक तार होते हैं गुथे हुए उसको हम बोलते हैं स्ट्रैंडेड कंडक्टर। तो स्ट्रैंडेड कंडक्टर का एडवांटेज पूछा गया है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो ये होता है फ्लेक्सिबल, बहुत ही आसानी से ये मुड़ जाता है, और सॉलिड कंडक्टर इतना आसानी से मुड़ता नहीं है। मुड़ तो आसानी से जाता है लेकिन ज़्यादा मुड़ने के बाद ये टूट भी सकता है, लेकिन ये वाला ज़्यादा लचीला होता है। तो ये इसका एडवांटेज है। बाकी जो तीन है, कम लागत वाला ये भी गलत है, वोल्टेज ड्रॉप ये भी गलत है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस ये भी गलत है। दोनों के इंसुलेशन बिल्कुल सेम होते हैं, बीच के वायर में किसी भी तरीके का इंसुलेशन नहीं होता। तो ये तीन ऑप्शन गलत है। इसका जो बेनिफिट है वो है मोर फ्लेक्सिबल। एक और क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही आएगा लेकिन वो इसके विरुद्ध रहेगा, वो भी हम देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द थर्ड सेल ऑफ द कॉपर एटम। मतलब कॉपर का जो एटम है उसके थर्ड सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो हम पता करेंगे। तो इसको पता करने के लिए एक फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। तो n की जगह पे हम जो नंबर ऑफ शेल है वो रखते हैं, बरोबर। तो यहाँ पर कॉपर का जो इलेक्ट्रॉन है टोटल संख्या उसकी है 29। तो देखिए पहले में कितना होगा, एक का स्क्वायर एक ही होता है तो 2 × 2 आएगा। तो पहले जो शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, बरोबर। अब दूसरे में क्या होगा, हम n की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा, ये आ जाएगा 8। अब उसके बाद तीसरी जो हमारी शेल है n की जगह पे हम 3 रखेंगे, 2 × 3 का स्क्वायर 9 आएगा, बरोबर। और 9 × 2 कितना आएगा, 18। तो हमारी जो तीसरी शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 18। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ वायर जॉइंट इज फाउंड इन द जंक्शन बॉक्स। मतलब जंक्शन बॉक्स के अंदर किस तरीके का वायर जॉइंट पाया जाता है। तो हम ज्यादातर इस तरीके से जॉइंट लगाते हैं 2 वायर को और फिर जंक्शन बॉक्स के अंदर लगा के स्क्रू कस देते हैं। तो ये जो होता है ये बिल्कुल चूहे की दुम की तरह होता है, बरोबर। किसकी तरह, चूहे की दुम की तरह। इस तरीके से होता है चूहे की दुम की तरह। तो यहाँ पर हम रेड टेल जॉइंट का नाम, तो यहाँ पर हम रेड टेल जॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। रेड यानी चूहा और टेल यानी उसकी दुम। तो इस तरीके से इसको हम याद कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, विच टेस्ट इज कंडक्टेड टू लोकेट द फॉल्ट इन अंडरग्राउंड केबल। हमने इसके पहले भी ये क्वेश्चन देखा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, एक्सटर्नल ग्रोलर टेस्ट, ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। ये तीनों टेस्ट अंडरग्राउंड के अंदर नहीं किए जाते। हमने इससे पहले भी देखा कि कौन सा टेस्ट किया जा रहा था, लूप टेस्ट किया जा रहा था। इस तरीके से उसके अंदर एक लूप बनाया जाता है ताकि वो उस रेजिस्टेंस तक मेजर कर सके कि कितना डिस्टेंस है जहाँ पर ये फॉल्ट हुआ है और वहाँ पर जाकर वो खुदाई कर सके। तो उसके लिए उनको लूप बनाना पड़ता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह है लूप टेस्ट और ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नेम द पार्ट मार्केट एक्स ऑफ बेल्टेड अंडरग्राउंड केबल। तो यहाँ पर थोड़ा ये फिगर से थोड़ा हटके यहाँ पर उसने क्या बताया है, बेल्टेड अंडरग्राउंड केबल, और उसने यहाँ पर इंगित किया है एक्स। तो कि इस कंडक्टर के बाद कौन सा लेयर आ रहा है, लेड शीट का लेयर आ रहा है, बरोबर। तो इस कंडक्टर के बाद हम डायरेक्ट कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, लेड शीट कंडक्टर चुनेंगे। और फिगर भी थोड़ी क्लियर नहीं होने की वजह से आपको एकदम एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा, लेकिन आप इस तरीके से अंदाजा रख सकते हैं कि कंडक्टर के बाद आएगा लेड शीट। तो हम इसको लेड शीट के ऊपर राइट आंसर के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ सोल्डरिंग इज यूज्ड फॉर क्वांटिटी प्रोडक्शन एंड फॉर टिनिंग वर्क। मतलब जब हम किसी भी बनाते हैं, जैसे हम मोबाइल बना रहे हैं, तो अगर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो हम सोल्डरिंग गन से उसको सोल्डरिंग नहीं कर सकते, हमको बहुत ही स्पीड में काम चाहिए। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डीप सोल्डरिंग का इस्तेमाल करते हैं। डीप सोल्डरिंग में क्या होता है, एक ओवन होता है
जिसके अंदर प्लेटों को एक तरफ से ट्रांसफर करते हैं और वो दूसरी तरफ से ऑटोमेटिक सोल्डर होके निकलते हैं। या फिर दूसरा एक और उसका प्रोसेस है, जो एक पॉट होता है उसके अंदर उसको सोल्डर को पिघला लेते हैं और फिर पीसीबी को उसके ऊपर रखकर भी सोल्डरिंग कर लेते हैं, जिससे काम थोड़ा फास्ट होता है। और टीनिंग यानी परत चढ़ाना, उसके ऊपर लेयर चढ़ाना, तो वो काम भी जो हम सोल्डरिंग की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, सोल्डरिंग विद फ्लेम से भी हम उसको नहीं कर सकते, और कर भी सकते तो डीप सोल्डरिंग की बराबरी नहीं कर पाएंगा। सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग आयरन, इससे भी हमको बहुत टाइम लग जाएगा। एक पीसीबी को आपको समझो 6 से 7 घंटे लग जाएंगे, जबकि ये हमारा कुछ ही सेकंडों में काम करके दे देता है। सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग गन, ये भी बिल्कुल गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ सॉलिड कंडक्टर कंपेयर्ड टू स्टैंडर्ड कंडक्टर। तो पहले स्टैंडर्ड कंडक्टर का एडवांटेज पूछा गया था, यहाँ पर अभी सॉलिड कंडक्टर का डिसएडवांटेज पूछा गया है। तो उसमें हमने कौन सा एडवांटेज चूज किया था, मोर फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब अधिक लचीला। तो यहाँ पर इसका डिसएडवांटेज भी क्या होगा फिर, लेस फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कम लचीला, कम लचीलापन, ये हम इसको यूज करेंगे। कम कठोरता, कम गलना, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये सब इसके। मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो इसकी स्टैंडर्ड कंडक्टर से ज़्यादा होती है, बरोबर, और कठोरता भी ज़्यादा होती है, तो वो भी डिसएडवांटेज इसका नहीं रहेगा, बरोबर। तो वहां पर हमने चूज किया था मोर फ्लेक्सिबिलिटी, और यहाँ पर इसका जो डिसएडवांटेज है सॉलिड कंडक्टर का, वो क्या है, लेस फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब मुड़ने में थोड़ा सा लेस होता है, फ्लेक्सिबल कम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द वैलेंस शेल ऑफ कॉपर एटम। मतलब तांबे के परमाणु के अबंध चक्र में, मतलब जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल मतलब जो डायरेक्ट लास्ट में होती है, वो शेल को हम बोलते हैं वैलेंस शेल। और अगर उसको थोड़ा सा भी फोर्स दिया जाए तो उसके ऊपर के जो इलेक्ट्रॉन है वो छूट जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करते हैं, और उसको हम बोलते हैं करंट। इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह पर प्रवाहित होना, उसको क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो जो सबसे लास्ट में होता है वो सबसे कमजोर होता है। तो अभी हमको इस आंसर का पता लगाने के लिए सबसे पहले ये पता लगाना जरूरी है कि कॉपर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है कॉपर के एटम में। तो हमको जैसे पता है कि 29 है, और इससे पहले हमने कैलकुलेट भी किए। तो पहले में कितना आ रहा था, 2 आ रहा था, दूसरे में कितना आ रहा था, 8 आ रहा था, तीसरे में कितना आ रहा था, 18 आया था, बरोबर। अब इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना आ रहा है, टोटल 28, बचा कितना, 29 में से बचा 1, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो जो सबसे लास्ट की जो शेल है, बैंड है, उसके अंदर 1 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। अगर 5 बचते हैं तो लास्ट के अंदर 5 रहेंगे, जितने बचते हैं उतने रहेंगे, बरोबर। और अगर ज्यादा मात्रा में है तो फिर हमारा जो फॉर्मूला है 2n², n की जगह पे जो भी शेल है उसका नंबर डाल दो और कैलकुलेशन करके पता कर लो। लेकिन अगर लास्ट में जितने बचे उतने ही आएंगे, ऐसा नहीं कि ये फार्मूले के द्वारा जो कैलकुलेशन में वैल्यू आई उतने ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो इसके हमने जब 28 बांट दिए, लास्ट में जो बचा 1, तो 1 इसके सबसे लास्ट के शेल के अंदर रहेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलो लास्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग गैल्वेनाइज्ड आयरन। मतलब गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका इस्तेमाल हम इसके ऊपर करते हैं, क्योंकि यह भी जब गैल्वेनाइज के पाइप पर हम इसको रखते हैं तो ये भी एक प्रकार का एक वाष्प पैदा करता है, जो हमको सोल्डरिंग करने में आसानी प्रदान करता है और एकदम मजबूत जॉइंट होता है। तो जो बैटरी का पानी होता है एक्चुअल में हम वो भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो इसका आंसर रहेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको जो 2024 के लेटेस्ट अपडेट क्वेश्चन थे एनसीवीटी के द्वारा जो हमको आने वाले हैं अगस्त 2024 के सीवीटी एग्जाम में, उसके क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और अगर इसका अगला पार्ट आपको देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी इस मॉडल नंबर 2 के 25 क्वेश्चन अभी शेष बाकी है।